हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 5th सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इसको समझने के लिए हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब ने वेडिंग फंक्शन तो अटेंड किया ही होगा। वेडिंग फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टॉल्स होती हैं, अलग अलग आइटम्स की स्टॉल होती हैं, डोसे की स्टॉल, चाउमीन की स्टॉल, पानी पूरी की स्टॉल, भेलपूरी की स्टॉल, ऐसे बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक वेडिंग फंक्शन में गए और x इक्वल टू 0 जो पोजीशन है वो वेडिंग फंक्शन के एंट्रेंस को बता रही है। ये गेट है वेडिंग फंक्शन का। और स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1 मीटर पर एक स्टॉल लगी हुई है, मान लीजिए चाउमीन की स्टॉल है। x इक्वल टू 2 मीटर पर इस ओरिजिन से, इस रेफरेंस पॉइंट से x इक्वल टू 2 मीटर पर एक और स्टॉल लगी हुई है, ये मान लीजिए पानी पूरी की स्टॉल है। और x इक्वल टू 3 मीटर पर देयर इज अनदर स्टॉल, ये आप मान लीजिए भेलपूरी की स्टॉल है। x इक्वल टू 4 मीटर पर एक और स्टॉल है, ये आप मान लीजिए कि डोसे की स्टॉल है। तो आप कुल मिलाकर यहाँ पर 4 स्टॉल्स लगी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई हैं तो हर स्टॉल पे आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ गेस्ट मिलेंगे। इस स्टॉल पर x इक्वल टू 1 स्टॉल पर 3 गेस्ट हैं, x इक्वल टू 2 स्टॉल पर 6 गेस्ट हैं, और x इक्वल टू 3 स्टॉल पर 2 गेस्ट हैं, x इक्वल टू 4 स्टॉल पर 5 गेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी स्टॉल में ज्यादा नंबर ऑफ गेस्ट हैं और किसी स्टॉल में कम नंबर ऑफ गेस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप एक गेस्ट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी का इन योर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उस रैंडमली सिलेक्टेड गेस्ट की, वो x इक्वल टू 1 स्टॉल पे है, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। x इक्वल टू 1 स्टॉल पर कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं सारी स्टॉल्स पे मिला के, वो हैं 3 + 6 9 9 + 2 11 11 + 5 16। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी उस रैंडमली सिलेक्टेड गेस्ट की कि वो x इक्वल टू 1 स्टॉल पे है, वो निकल के आएगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेस्ट जो कि है 16। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लाइन क्या लिखेंगे, अ गेस्ट इज सिलेक्टेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम स्टॉल x इक्वल टू 1 मीटर। इन सभी गेस्ट में से आपने एक गेस्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि वो गेस्ट जो है वो x इक्वल टू 1 मीटर वाली स्टॉल पे है। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिलेक्टेड गेस्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्टॉल नंबर 1 विल बी इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ पर्संस हैं, कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, x इक्वल टू 1 स्टॉल पे 3 है, और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं हमारे पास 16 है, तो 3/16 आ गई। इसी प्रकार से अगर आप वो किसी भी गेस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वो x इक्वल टू 2 स्टॉल पे है, तो वो कितनी निकलेगी, 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेस्ट जो कि है 16, 6/16 आ जाएगा। इसी प्रकार से गेस्ट के नंबर 3 स्टॉल में होने की, x इक्वल टू 3 स्टॉल पे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी P3, वो होगी 2/16। इसी प्रकार से गेस्ट की x इक्वल टू 4 स्टॉल में जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी P4 इक्वल टू 5/16। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली डिफरेंट स्टॉल्स की, कि हमने एक गेस्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया तो उसके अलग अलग स्टॉल पे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी होंगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी ये प्रॉब्लम है, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप एवरेज निकालना चाहते हैं x का, आपने एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर यहाँ पर आप x का एवरेज निकालना चाहते हैं, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकलेगा, x की कौन कौन सी वैल्यूज है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x का एवरेज निकाल रहे हैं तो इन सभी x की वैल्यूज का सम कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है x की, 4 वैल्यूज हैं। सो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 10/4 1.5 निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की एवरेज जो है वो 1.5 निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की एवरेज के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व की हैं। आज हम एक नई एवरेज की बात करेंगे जिसको बोला जाता है वेटेड एवरेज। तो स्टूडेंट्स अगर इस प्रॉब्लम के लिए अगर हम वेटेड एवरेज निकालना चाहते हैं x के लिए, वो हम कैसे निकालेंगे आइए वो देखते हैं। तो आप लाइन क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ x वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज ऑफ x को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। यहाँ पर आपको ये दो सिंबल्स लगाने पड़ेंगे और इसके बीच में आपको x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेटेड एवरेज ऑफ x। तो आप वो कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से आपको देखना होगा। पहली वैल्यू क्या है x की, 1 है, तो आप पहले 1 लिखेंगे। दिस वैल्यू ऑफ x इज वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। x इक्वल टू 1 स्टॉल के ऊपर कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, 3 हैं, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस सेकंड वैल्यू कौन सी है, x की 2 है, और दिस वैल्यू ऑफ x इज वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। तो x इक्वल टू 2 स्टॉल पर कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, 6 हैं। जो अगली वैल्यू है x की वो है 3। दिस वैल्यू ऑफ x इज वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, 2 हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस अगली वैल्यू है x की 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, दिस वैल्यू ऑफ x इज वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। x इक्वल टू 4 स्टॉल पे कितने गेस्ट हैं, 5 हैं, और डिवाइड किससे करेंगे आप इसको, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट से करेंगे। वो कितने थे हमारे, 6 + 3 9 + 2 11 + 5 16। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी वेटेड एवरेज ऑफ x वेटेड विद नंबर ऑफ गेस्ट। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ x इज इक्वल टू 1 × 3/16 प्लस 2 × 6/16 प्लस 3 × 2/16 प्लस 4 × 5/16। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटीज क्यों निकाली थी, अब वो चीज आपको समझ आएगी कि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली थी। देखिए स्टूडेंट्स ये थी x की पहली वैल्यू, x इक्वल टू 1 जो थी वो x की पहली वैल्यू थी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 3/16 से हो रहा है। 3/16 क्या था, P1 की प्रोबेबिलिटी थी कि आपके पास x इक्वल टू 1 में अगर आप एक गेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/16 होगी। तो 1 जो है x की जो पहली वैल्यू है उस पोजीशन की उस स्टॉल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस x की दूसरी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ये क्या है 6/16, ये है P2 की वैल्यू 6/16। यहाँ पर हमने P2 लिखा हुआ है 6/16, प्लस ये है तीसरी वैल्यू x की, मल्टीप्लाई ये क्या है 2/16, ये किसकी वैल्यू है, P3 की वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। प्लस ये क्या है, ये अगली वैल्यू x की 4, और 5/16 क्या है, ये P4 की वैल्यू है 5/16। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन x इक्वल टू 1 to 4x px। यस लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह 1 आ जाएगा इंटू P1 आ जाएगा, और P1 कितने आपके पास 3/16 आ गई ना फर्स्ट टर्म x इक्वल टू 1 पुट करके। अगर यहाँ पर अगर आप x की का 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, P2 क्या है आपके पास P2 है हमारे पास 6/16, तो 6/16 आ गया। इसी प्रकार से जब x इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पे आपको ये टर्म मिल जाएगी, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। और समेशन का मतलब ये है कि सारी टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये है वेटेड एवरेज ऑफ x इन टर्म्स ऑफ समेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम के लिए जो वेटेड एवरेज x की निकल के आई है वो ये निकल के आई है। बट स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम ली थी, यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ स्टॉल्स लिए थे वो काउंटेबल स्टॉल्स थे, इनको हम बड़ी आसानी से काउंट कर सकते थे। ये पहली स्टॉल है, ये दूसरी स्टॉल है, ये तीसरी है, ये 4 है। हम साफ साफ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं, और इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट सिस्टम होता है उसकी वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री होती है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट की अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, अपनी वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री होगी।
इवन ये जो चौक होल्डर है इसकी भी शार्प बाउंड्री है, इसके इधर चौक होल्डर नहीं है, इसके इधर चौक होल्डर है, इसके इधर चौक होल्डर नहीं है, बट यहाँ से आपका चौक होल्डर जो है वो शुरू हो जाता है। मींस इसकी एक वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री है, तो हम इसको डिस्क्रीट सिस्टम बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि डिस्क्रीट सिस्टम का ऑपोजिट सिस्टम जिसको हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं वो क्या होता है, और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बनेगा क्या वो यही होगा, अगर यही होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए जो वेटेड एवरेज होगी एक्स की उसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया था। दिस वाज द वेटेड एवरेज ऑफ एक्स फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम। जो हमारी स्टॉल वाली प्रॉब्लम थी वहां पर स्टॉल जो है वो काउंटेबल थी, तो वो एक डिस्क्रीट सिस्टम का एग्जांपल था। अब ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी शार्प बाउंड्री जो है वो नहीं होती, उसकी वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री नहीं होती इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के को हम कैसे समझें, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स खुदा ना खास्ता मान लीजिए आपको किसी दिन फीवर हो जाता है, मैं मान लेने को कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फीवर कभी भी हो लाइफ में। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको फीवर हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका एग्जामिन करने के बाद आपको ब्लड टेस्ट करने की सलाह देता है। तो आप ब्लड टेस्ट करवाने लैब में जाते हैं, तो जो वहाँ पर टेक्नीशियन होता है, ब्लड टेस्ट का करने वाला जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, एक नीडल जो है आपके अंदर डालता है, आपकी बॉडी के अंदर, और वहां से आपका ब्लड सैंपल जो है वो लेता है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपकी वो नीडल है और ये जो है इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नीडल विच इज रिप्रेजेंटिंग x इक्वल टू 0। आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे टाइप्स की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की सेल्स होती हैं। आप बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने जूनियर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये जो आपकी पूरी नीडल है वो खून से, आपके ब्लड से पूरी की पूरी भीग चुकी है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए जो आपके पास, आप यहाँ पर कोई भी एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इस स्मॉल डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और पहले पॉइंट पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट कुछ और होगा, दूसरे पॉइंट पर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कुछ और होगा। मींस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर जो नीडल के ऊपर लाई करेंगे, उन हर एक पॉइंट के ऊपर जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर सभी चीजें जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सिस्टम के लिए जहाँ पर सभी चीजें जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हो जाती हैं, टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इनफाइनाइट नंबर में हो जाती हैं, और टर्म्स का साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, जहाँ पर जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो उस केस में जो एडिशन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप समेशन यूज़ करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम अगर आपने टर्म्स को ऐड करना है तो आपको समेशन की बजाय इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। समेशन का मतलब भी होता है ऐड करना, आपने फर्स्ट टर्म ली, उसमें सेकंड टर्म ऐड की, उसमें थर्ड टर्म ऐड की, बट समेशन वहां यूज होता है जहां पर टर्म जो हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। फॉर कॉन्टिन्यूअस टर्म्स आपको समेशन की जगह यूज करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन होता है, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन वहां पर यूज किया जाता है जहां पर टर्म्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और उन टर्म्स का साइज जो है वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए अगर आप वेटेड एवरेज निकालना चाहते हैं एक्स की, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस समेशन को रिप्लेस करना होगा इंटीग्रेशन से। और यहाँ पर जो टर्म्स थी वो काउंटेबल थी। स्टॉल वाले एग्जांपल में हमारे पास 4 स्टॉल्स थी, बट जब आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेनी होंगी वो 0 to इन्फिनिटी लेनी होंगी। एक्स पी एक्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, तो आपको यहाँ पर dx भी लगाना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटेड वेटेड एवरेज ऑफ एक्स फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। और ये क्या था? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एक्स फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम में हमने एग्जांपल कंसीडर किया था स्टॉल्स का, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया था इस निडल का। तो स्टॉल्स जो हैं और जो निडल जो है दे ऑल आर क्लासिकल पार्टिकल्स। तो ये वेटेड एवरेज है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेटेड एवरेज को एक स्पेशल नेम से जानते हैं और वो स्पेशल नेम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एक्स में वो क्या होगी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? वो क्या लिखेंगे आप? इन क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो स्टूडेंट्स जो वेटेड एवरेज थी एक्स की कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में, उसी को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आपने सेम एक्सप्रेशन लिखना है ऊपर वाला यहाँ पर। तो दोनों में फर्क क्या है वो अभी हम जानेंगे जब हम और एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पर px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन x। तो स्टूडेंट्स हमने जब वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स वाले टॉपिक जब स्टडी किए थे, तो वहां पर हमने स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन स्टडी की थी वेव फंक्शन की, जो कि हमें मैक्स बॉर्न ने हमें दी थी। मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की एट अ पोजीशन एक्स एट अ गिवन टाइम, वो इक्वल टू होती है किसके? मॉड ऑफ साई स्क्वायर के। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? साई स्टार इंटू साई लिख सकते हैं, जहां पर साई स्टार जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। कहाँ पर स्टडी कर चुके हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन वाले टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल को फाइंड करने की एट अ पोजीशन एट अ गिवन टाइम, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज साई स्टार साई। तो px को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं किससे? मॉड ऑफ साई स्क्वायर से, मीन साई स्टार इंटू साई से रिप्लेस कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक लाइन लिखनी होगी, फ्रॉम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई बाय मैक्स बॉर्न। जब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी किया था साई का, जो हमें मैक्स बॉर्न ने दिया था, जिसको हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई के नाम से जानते हैं, वो हमें क्या कहती है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल को फाइंड करने की एट अ पोजीशन एक्स एट अ टाइम टी, वो किसके इक्वल टू होती है? साई स्टार इंटू साई के इक्वल होती है। तो px को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे साई स्टार इंटू साई से, और साई स्टार जो है वो x और t के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में x, t भी लिखना होगा। तो px को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा साई स्टार इंटू साई से। सो वेटेड एवरेज ऑफ x, जिसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के नाम से जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x साई स्टार xt साई xt dx। और स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? हम x को इन दोनों के बीच में सैंडविच कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साई स्टार xt को हमने पहले लिख लिया, इस x को बाद में लिख दिया बीच में, और साई xt को ऐसे लिख दिया और dx ऐसे लिख दिया। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन क्वांटम मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन साई। तो स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा क्वांटम मैकेनिक्स में वो ये होगा। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास 5 बॉटल्स हैं, खाली बॉटल्स हैं, और सभी बॉटल्स में आपने अलग अलग क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है वो उसमें डाल दिया, और सभी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स की स्टेट जो है वो सेम थी। अब आपने क्या करना है? हर बॉटल के अंदर हर एक क्वांटम पार्टिकल का x नोट करना है, मीन्स पोजीशन नोट करनी है। फिर आपने जो नोटेड वैल्यूज ऑफ x हैं फॉर डिफरेंट क्वांटम पार्टिकल्स, उनका एवरेज फाइंड करना है। तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी x की।
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम, जिनमें सभी की स्टेट जो है वो सेम होती है। मान लीजिए सभी की स्टेट थी साई, तो आपके पास 5 बॉटल्स थी, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल थे हर एक बॉटल में, सभी की इनिशियल स्टेट थी साई, और आपने क्या किया, उनका एक्स नोट किया, फिर उस नोटेड वैल्यूज ऑफ एक्स से एवरेज वैल्यू फाइंड की एक्स की, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल गई एक्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्क क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में? बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल डिफरेंस है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और हर एक बच्चे को मुझे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हर बच्चे को मुझे 2-2 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल नंबर ऑफ लड्डूस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ लड्डूस कितने हो जाएंगे? अगर हर एक बच्चे को 2-2 लड्डू दिए हैं, 40 इंटू 2 80 हो जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 80 डिवाइड बाय 40 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एवरेज भी 2 ही निकल के आ रही है, मींस उस नंबर ऑफ लड्डूस के बराबर निकल के आ रही है जो मैंने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर x की वैल्यू सेम थी हर एक बच्चे के लिए, मींस 2-2 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और उन x की वैल्यूज का एवरेज भी जो है वो भी x की वैल्यू के बराबर निकल के आया, मींस 2 निकल के आया। इट इज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में व्हेन यू प्रिपेयर अ सिस्टम, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसके जैसे आपने 4 और सिंपल पेंडुलम जो है वो तैयार कर लिए। अब आपके पास हो गए 5 सिंपल पेंडुलम्स, और इन 5 सिंपल पेंडुलम्स को आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया, और जैसे ही मैं कहूं कि जब भी मैं आपको विसल बजाऊंगा तो आपने इन पेंडुलम को इस एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ देना है। तो मेरे विसल बजाते ही ये 5 पेंडुलम जो हैं अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से डेविएट होके ऑक्सिलेट करना शुरू कर देंगे। इस केस में इन सभी पेंडुलम्स का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन जो है वो सेम होगा, क्योंकि इन 5 पेंडुलम्स की जो इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल स्टेट थी, वो सेम थी। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा? हमने 5 बॉटल्स ली हैं, 5 बॉटल्स में डिफरेंट क्वांटम पार्टिकल्स लिए हैं, सभी पार्टिकल्स की इनिशियल स्टेट जो है वो सेम है। अब आप इन पार्टिकल्स का x जो है वो नापिए और आप इन सभी x का एवरेज निकालिए, ताकि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल सके x की। क्लासिकल मैकेनिक्स में x की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, बट क्वांटम मैकेनिक्स में x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालने की बात करनी होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, सभी के लिए x जो है वो सेम आएगा, तो जो एवरेज आएगी x की वो x की वैल्यू के बराबर ही होगी। जैसे मैंने आपको लड्डू वाला एग्जांपल दिया था, सबको मैंने 2-2 लड्डू जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और जो एवरेज निकल के आया था वो भी 2 ही निकल के आया था, और वो उस x की वैल्यू के बराबर था, मींस उस नंबर ऑफ लड्डूस के बराबर था जो हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें अलग अलग पार्टिकल्स के लिए x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो डिफरेंट होगी इनिशियल स्टेट के सेम होने के बावजूद। इनिशियल स्टेट सेम होने के बावजूद भी डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए x की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट क्यों मिल रही हैं, इसका रीजन भी सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू को नापना है, तो अगर आप x को नापना चाहते हैं तो आपको पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गड़बड़ वहीं शुरू हो जाती है जब आप पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। आइए इस बात को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरा आपकी क्लास में लेक्चर था, 10 बजे की क्लास थी आपकी, और मुझे कुछ काम पड़ गया और मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जो है वो चला गया। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, आप लोग जो हैं वो शरारतें करना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो बैठे हुए रहेंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, कुछ डेस्क पर बैठ जाएंगे। तो कोई और टीचर आता है, वो आपके क्लास के गेट पर आता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो वो टीचर मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में आके कहता है कि सर आप एक बार क्लास में जाके देख लीजिए, आपकी क्लास से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है।
तो स्टूडेंट्स मैं आता हूं, तो मैं क्या करने आ रहा हूं, आपको ऑब्जर्व करने आ रहा हूं। आप सब जो है वहां पर एक सिस्टम का काम कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दैट सिस्टम। आप यहां पर सिस्टम है और मैं यहां पर ऑब्जर्वर हूं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैं क्लास में एंटर करूंगा तो आपको को पता चल जाएगा, और जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूं तो आप कहेंगे सर आगे, और आप सब खड़े हो जाते हैं। तो मैंने आपको ऑब्जर्व किया और मैं आपको ऑब्जर्व करके ये नहीं बता सकता कि मेरे आने से पहले कितने बच्चे खड़े थे, कितने बच्चे बैठे थे, कौन शोर कर रहा था, कौन शोर नहीं कर रहा था। मींस जैसे ही मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया मैंने आपके पूरे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा होता है, जब आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं देन यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द होल सिस्टम। अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो पार्टिकल्स का एक्स जो है वो चेंज होगा। एक्स चेंज होगा तो उसकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह एक्स की वैल्यू के बराबर निकल के नहीं आएगी एवरेज। इसलिए स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप उन 5 बॉटल्स में पड़े हुए क्वांटम पार्टिकल्स जिनकी इनिशियल स्टेट सेम है, जब आप उन पार्टिकल्स का एक्स नोट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। इसलिए हमें एवरेज जो है वो फाइंड आउट करना होगा। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम एवरेज की बात करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं आपके क्लास में एक लड्डू का जो है वो डिब्बा लेके आया टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग यूरसेल्फ। तो आपके बीच में बांटने के लिए मैं लड्डू का डिब्बा लेके आया, काफी सारे लड्डू हैं उस बॉक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स उसी टाइम मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया और उस कॉल को रिसीव करने के लिए मैं बाहर चला गया आपके रूम से। तो मैंने कहा कि आप जाते जाते मैंने आपको कहा कि आप ये लड्डू जो है अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो सामने वाले बेंच पर फर्स्ट बेंच पर जो बच्चे बैठे होंगे वो ज्यादा लड्डू जो है वो ले लेंगे, और जो पीछे बैठा होगा उसको एक आध लड्डू जो है वो मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जो है लड्डुओं का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को कम मिलेंगे किसी को ज्यादा मिलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो लड्डुओं का नहीं होने वाला इस केस में, इस बात की तो गारंटी है। तो मुझे इस केस में क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा कि ऑन एन एवरेज कितने लड्डू जो है वो हर बच्चे को मिले। तो एवरेज मान लीजिए जो है वो 4 निकल के आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे को 4 लड्डू मिले हैं? नहीं स्टूडेंट्स, किसी को 4 से ज्यादा मिले होंगे, किसी को 4 से कम मिले होंगे, किसी को तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। मींस कहने का मतलब यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में उन 5 बॉटल्स में पड़े हुए क्वांटम पार्टिकल्स का आपने एक्स नोट किया और एक्स नोट करके आपने उनकी एवरेज फाइंड की, और जो आपको एवरेज वैल्यू मिली एक्स की, उस एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स से जो पार्टिकल्स का एक्स है किसी बॉटल में ज्यादा भी हो सकता है, किसी बॉटल में कम भी हो सकता है। बट इस एक्सप्रेशन से आपको मिलेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। मींस यू आर गोइंग टू गेट मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी फंक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं, किसी जनरल फंक्शन के लिए जो कि फंक्शन है एक्स का, उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इस रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स 0 to infinity f of x p of x dx। तो किसी जनरल फंक्शन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं, बट दैट फंक्शन शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या इस फॉर्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बिग नो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो फंक्शन है एक्स का, उसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, बट आप मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले से उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो फंक्शन नहीं है एक्स का। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑब्जर्वेबल्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। आई होप आपको जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।